नेक्स्ट है पुर्तगाल। इस समय यूरोप में, जिस समय पुर्तगाली आए, इस समय यूरोप में रिनॉन्सा चल रहा था, पुनर्जागरण का काल चल रहा था। और पुनर्जागरण के काल में आधुनिक खोजें, विश्व के भौगोलिक क्षेत्रों की खोजें उनमें से एक है। तो इस समय पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। इस आदमी का नाम पहले लिखिए, बहुत परेशान किए। 1487 एडी में इसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। लिख पाएंगे कि लिखना पड़ेगा? बार्थो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना? लोम्यू में क्या है फिर? लोम्यू भी लिख लीजिए। बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप, गुड होप मतलब गुड से मतलब, होप का मतलब आशा अंतरीप, ठीक है। उत्तर मासा अंतरीप। केप का मतलब होता है अंतरीप। मैंने बताया था केप किसे कहते हैं, ज्योग्राफी में केप के बारे में बताया था। अंतरीप किसे कहते हैं? नहीं पता? समस्या यही है ना? अच्छा। अंतरीप का मतलब है, जैसे बोलते हैं ना कन्याकुमारी को केप केमोरिन। अंतरीप का मतलब होता है कि स्थल का वो छोटा सा हिस्सा, संकीर्ण हिस्सा जो समुद्र में चला जाए। ये वाली समुद्र है, स्थल का संकीर्ण हिस्सा जो समुद्र के अंदर चला जाए उसे क्या बोलते हैं? केप, ठीक है। तो केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप दिखा देता हूँ खोज किसकी। हाँ, याद रखिएगा, बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप, उत्तर मासा अंतरीप का पता लगाया। उसने इसे तूफानी अंतरीप कहा। तूफानी अंतरीप कहा। मई 1498 एडी में वास्को डी गामा एक गुजराती व्यापारी, मई 1498 एडी में वास्को डी गामा एक गुजराती व्यापारी, इसका नाम लिखिए अब्दुल माजिद की सहायता से कालीकट के तट पर पहुंच गया। कप्पक डाबू नामक स्थान पर उतरा। कालीकट के तट पर, कालीकट कहाँ पड़ता है? केरल में, हाँ। वहीं पर एक जगह है कप्पक डाबू नामक स्थान पर उतरा। वहाँ के शासक जिसकी पैतृक उपाधि थी जमोरिन, ये उपाधि थी, शासक का नाम नहीं था। जिसकी पैतृक उपाधि थी जमोरिन, आमतौर पे यही आप जानते हैं कि शासक का नाम ही जमोरिन था। उपाधि के नाम पे भी शासक का नाम जानते हैं। उसकी पैतृक उपाधि थी जमोरिन, उसका स्वागत किया। जबकि अरब व्यापारियों तथा कोरोमंडल तट के चेट्टियार समुदाय, अरब व्यापारियों ये क्या करेंगे?
ये भी व्यापारी, वो भी व्यापारी, क्या कर सकते हैं एक दूसरे के साथ? विरोध। ऐसे कैसे व्यापार कर लेंगे? प्रतिद्वंदी आ रहा है एक, है ना? अरब, हाँ हाँ, कोरोमल तट के चट्टियार समुदाय और चूलिया मुसलमानों ने उसका विरोध किया। वास्को डिगामा को इस व्यापारिक यात्रा में कुल खर्च, वस्तु की लागत खर्च की तुलना में, वस्तु क्या लेके गया था यहाँ से? मसाला, काली मिर्च। काली मिर्च का महत्व समझिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मिर्च की जगह काली मिर्च खाना चाहिए, गला साफ रहता है। वो सब इसलिए ले गया था, वो सब मटन, हाँ मटन गला साफ रहता है इससे। खर्च की तुलना में 60 गुना ज़्यादा। लोग जब मटन वगैरह बनाते हैं ना, मटन बनाएंगे या फिर अंडा तरी वगैरह बनाते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं उस दिन। मुझे खुशी का मतलब नहीं समझ पाए। बहुत सारे लोग देखता हूँ कि आज अंडा तरी बनेगी, आज जो है मटन बनेगा। क्यों खुश रहते हैं? काली मिर्च के कारण। नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। इसमें बुरा क्या है? आप खाते हो या नहीं खाते, बस यही हो सकता है। उन्हें पता नहीं होगा। अच्छा, देखो बैठे आप, वो गलत नहीं बोला फिर, आने चलिए, तो तुलना में 60 गुना ज़्यादा लाभ स्वदेश लौटने पर हुआ। सीमा जी ने आपका सपोर्ट नहीं किया। तुलना में 60 गुना ज़्यादा लाभ स्वदेश लौटने पर हुआ। इससे अन्य व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। 60 गुना ज़्यादा लाभ स्वदेश लौटने पर हुआ, इससे अन्य व्यापारियों को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, अब आएगा नेक्स्ट पर्सन। पहले तो आए वास्को डी गामा महोदय, अब आएगा नेक्स्ट पर्सन पेड्रो अल्वारेज केब्राल। पेड्रो अल्वारेज ठीक है, ये सब पुर्तगाली नाम है। केब्राल, पेड्रो अल्वारेज केब्राल 1500 एडी में 13 जहाज़ों के बेड़े के नायक बनकर 1500 एडी में 13 जहाज़ों के बेड़े का नायक बनकर पेड्रो अल्वारेज केब्राल कालीकट आया। पेड्रो अल्वारेज केब्राल कालीकट आया। इसके साथ बार्थोलोमेओ डियाज भी था। ये कौन था? वही था जिसने आशा केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। इसके साथ बार्थोलोमेओ डियाज भी था। आप किधर हो? कोई कहीं छूटा है? केब्राल ने 1500 एडी में पहली बार कालीकट में एक फैक्ट्री यानी व्यापारिक केंद्र बनाई। कालीकट में एक फैक्ट्री बनाई तथा एक अरबी जहाज को पकड़कर जेमुरिन को उपहार में दिया। अब जेमुरिन खुश, मिल गए ये लोग। पहली बार कालीकट में एक फैक्ट्री यानी व्यापारिक केंद्र। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। कई शब्द आएंगे। एक शब्द आएगा बस्ती, एक आएगा फैक्ट्री, ठीक है, कारखाना, कहीं पे किला शब्द भी आएगा। ये सब एक ही है, सब एक ही है। ऐसा नहीं था कि फैक्ट्री वो कोई मशीन लेके आते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था।
ये बस्ती जहाँ पे वो लोग रहते थे उसी क्षेत्र में पूरा उनका व्यापार कार्य होता था। ठीक है, ये सब एक ही शब्द के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। फैक्ट्री यानी व्यापारिक केंद्र बनाया। फैक्ट्री का मतलब एक दिमाग में बैठा लो व्यापारिक केंद्र, बस एक व्यापार का केंद्र, उसको एक सेंट्रलाइज अपना कि हमारा व्यापार इस केंद्र से होगा। व्यापारिक केंद्र बनाया तथा एक अरबी जहाज को पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट किया। पुर्तगालियों का भारत में प्रारंभिक लक्ष्य क्या हुआ? उसके बाद बहुत लंबी लाइन है, टाइम लग जाएगा आपको लिखने में, दूसरी लाइन पे आइए। पुर्तगालियों का भारत में प्रारंभिक लक्ष्य कर क्या रहे थे? इतना टाइम मिला बीच में, इधर उधर देख लिया कीजिए। पुर्तगालियों का भारत में प्रारंभिक लक्ष्य मसाला व्यापार पर एक अधिकार जमाना था। मसाला व्यापार पर एक अधिकार जमाना था, किंतु केब्राल के अभियानों के बाद पुर्तगाल ने पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य होने वाले संपूर्ण व्यापार पर एक अधिकार करने का निश्चय किया। किंतु केब्राल के अभियानों के बाद पुर्तगाल ने पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य होने वाले संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार करने का निश्चय किया। 1502 एडी में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया। ठीक है, 2 बार आया, 1498 में, फिर 1502 में फिर आया। 1502 में वास्को डिगामा। अब देखो इसको ऐसे बना लेना घर जाके, अभी नहीं, अभी जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे लिखते जाओ। कुछ भी मैं पढ़ाऊँ, जितनी भी मैं टाइम लाइन लिखवाऊँ, टाइम लाइन कुछ ऐसे लिख लिया करो। यहाँ पे डालो 1498 वास्को डिगामा पहली यात्रा, वास्को डिगामा प्रथम यात्रा। फिर डालो 1500 एडी, केब्राल महोदय आए घूमने, केब्राल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 1502 वास्को डिगामा पुनः डेट याद करनी हो उसकी तकनीक यह बता रहा हूँ। इसके बाद 1502 के बाद 1503। ठीक है, जैसे ही क्रम से बताता जाऊँ। 1503 में आया फ्रांसिस अल्बुकर्क। नेक्स्ट पर्सन आता है 1503 में। ये केवल एक पेज में ऐसा बना के रख लो, पूरी लाइनिंग, डेट लाइन। कुछ इनके बारे में लिखने का मन करे यहाँ पे लिख लो, जगह बाकी है। आप देखते होंगे जो क्विक रिवीजन कराता हूँ, कुछ इतने में ही हो जाता है काम। अल्बुकर्क 1503 एडी में अल्बुकर्क पहली बार छोटे से जहाजी बेड़े का नायक बनकर भारत आया। उसने कोचीन को पुर्तगालियों का केंद्र बनाया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति की नींव डालने वाला माना जाता है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति की नींव डालने वाला माना जाता है बिल्कुल। नेक्स्ट पर्सन 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आया अल्बुकर्क। फिर आता है आपका 1505 एडी, क्या नाम है? अल्मेडा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। अल्मीरा मत लिख लीजिएगा, अल्मेडा। 1505 से 1509 रहेगा ये।
1505 एडी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत आया। वह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब, हाँ, समुद्र शांत रहे, युद्ध नहीं करने की नीति है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी। गवर्नर था ये पुर्तगाल का गवर्नर था ना, भारतीय। यहाँ पे जो कंपनी थी उसका गवर्नर, भारत में पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई एवं समुद्री व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। गलत करके आए थे, अच्छा, अब नहीं करेंगे। पॉलिसी अपनाई एवं समुद्री व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। उसने कोचीन, अजीनीवा कीवा बेसिन में किले का निर्माण करवाया। बेसिन में किले का निर्माण करवाया। कोचीन, अजीनीवा कीवा बेसिन में किले का निर्माण करवाया। हाँ वही है, व्यापारिक केंद्र है। उसी की चारों तरफ से दीवार गिरवा लो, किलाबंदी हो गई। अपने घर की किलाबंदी आप करते हो ना, चारों तरफ से फेंसिंग करवा लो। ये सब केरल में है। अल्मीडा ने मिस्र, तुर्की, गुजरात का जो था ये मोहम्मद बेगड़ा था। इसका नाम लिख लीजिए, मोहम्मद बेगड़ा। गुजरात का शासक था मोहम्मद बेगड़ा। अल्मीडा ने मिस्र, तुर्की, गुजरात, शासक का नाम क्या है? मोहम्मद बेगड़ा की संयुक्त शक्ति के खिलाफ संघर्ष किया। संयुक्त शक्ति के खिलाफ संघर्ष किया। पहला युद्ध हुआ था चोल का युद्ध। चोल का युद्ध प्रथम प्रयास में चोल के युद्ध में अल्मीडा, प्रथम प्रयास चोल के युद्ध में अल्मीडा 1508 एडी में पराजित हुआ। वह उसका पुत्र अलमयेदा मारा गया। पुत्र अलमयेदा मारा गया। प्रथम प्रयास में चोल के युद्ध में अल्मीडा 1508 एडी में पराजित हुआ और उसका पुत्र अलमयेदा, पुत्र का नाम है अलमयेदा, मारा गया। लिख गया। किंतु अगले ही वर्ष अल्मीडा ने तीनों को पराजित कर होर्मुज पर अधिकार कर लिया। होर्मुज पर अधिकार कर लिया। होर्मुज पर अधिकार कर लिया। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है। बाकी उनके पास नेवी बहुत अच्छी थी, नौसेना बहुत अच्छी थी पुर्तगालियों के पास, सैन्य शक्ति, और सबसे बड़ी चीज़ होती है सैन्य कुशलता। यदि सेनापति अच्छा हुआ तो कम भी सैनिक हुए तो भी बढ़िया करके आता है। हाँ, पहले हारने का देखिए ऐसा नहीं होता। कभी कभी होता है कि जो दुश्मन होता है ना, यदि उसकी शक्ति को आप आँक नहीं पाओ तो आप पराजित हो जाते हो। फिर आपने उसकी शक्ति को नापा, फिर उसी हिसाब से अपनी पॉलिसी तैयार की, नीति बयान की, फिर शासक जीत गया। ऐसे कई बार हुआ है। अब तराइन का जो युद्ध था, तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी आया, उसने पहली बार में युद्ध वो जीत गया, हार गया, ठीक है। और युद्ध जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन पृथ्वीराज चौहान उत्सवों में व्यस्त हो गया, उत्सव करने लगा, अरे मैं तो जीत गया, ये है वो है। उतने टाइम पे उसने प्रिपरेशन की, उतने समय में वो उत्सव में लगा रहा। प्रिपरेशन करने के बाद आया, हरा के चला गया। ऐसे ही आपको कई एग्जाम्पल मिलेंगे। हुमायूं है, हुमायूं एक युद्ध जीतता था, इसके बाद 4-5 महीना पहले उत्सव होगा, बाद में होगी कहानी।
जैसे प्री निकल गया, पता चला 3-4 महीने पहले उत्सव कर लेते हैं, मेंस आ गया उस टाइम तक, उत्सव के चक्कर में घूमने जाएंगे, ये करेंगे घर में। ठीक है, एक बच्चा है कि प्री के बाद उसको क्लियर हुआ कि मेंस में लग गया, जुट गया। तो ये प्रिपरेशन की बात होती है, कैसी प्रिपरेशन आप करते हो, है ना। आगे नेक्स्ट, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। आपका समय ज़्यादा नहीं हो रहा, टाइम ओवर नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, सॉरी गलती पड़ गई, माफ़ कीजिए, गलती हो गई, बैठिए। मुझे लगा शायद आप भूल गए हों, इसलिए बता दूं, जॉब ज़रूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल आराम कीजिए, अच्छा रहेगा, 2 दिन में फ़ायदा भी होगा इसका। हर शनिवार और रविवार बीमार हो जाए कीजिए, आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए इसमें आगे, अल्बुकर्क, अल्फांसो दी अल्बुकर्क एक नया पर्सन है। पहले अल्बुकर्क जो था वो दूसरा था, ये फिर दूसरा अल्बुकर्क है, इसका नाम है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये आया 1519 में, 1509 से 1515, 6 वर्ष रहेगा ये। ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की रही तो इसी की रही। ये भी गवर्नर था। हाँ, अब गवर्नर ही आएंगे, जितने आएंगे सब गवर्नर ही आएंगे, उससे नीचे कहाँ कोई आएगा। हाँ, इसको वहाँ, ये अल्फांसो द अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। अल्फांसो द अल्बुकर्क पहले वाले को मानेंगे, इसको मानेंगे। पहला गवर्नर जनरल है फ्रांसिसो द अल्मीडा, ठीक है, उसने स्थापना की। लेकिन जो एक होता है कि अब जैसे कि अभी मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन यदि देखा जाए कि विदेश नीति में यदि पूरे विश्व में किसी ने परचम लहराया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हर जगह जा रहे हैं और जा करके पूरे भारत का। तो ये एक तरीके से ये वास्तविक संस्थापक, इसने सत्ता को और मजबूत कर दिया, जड़ें जमा दी अंतर तक, बड़े बड़े शासकों को यहाँ पे पराजित करेगा। वैसे तो अल्बुकर्क यहाँ से अल्मीडा से चालू होता है गवर्नर का रूप, गवर्नर अल्मीडा से चालू होता है, ठीक है, फ्रांसिसो। फिर इसके बाद अल्बुकर्क के वास्तविक संस्थापक इसीलिए बोला जाता है। जैसे कि घर में बेटे तो बहुत होते हैं, ठीक है, आप हैं, आपसे पहले भी बहुत लोग रहे होंगे, लेकिन आपने पूरे ख़ानदान का चिराग रोशन कर दिया है ना, तो आपका नाम जाना जाएगा कि हमारे परिवार में एक वो थे और एक ये है। ठीक है, ऐसे होता है कि एक समय ऐसा था, तो वही वाली बात है अल्फांसो द अल्बुकर्क। पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बना ये, पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर पहला गवर्नर यही अल्मीडा है, दूसरा अल्बुकर्क। पुर्तगालियों का दूसरा, इसने भारत में क्षेत्रीय विजय की नीति, इसने भारत में क्षेत्रीय विजय की नीति यानी साम्राज्यवादी नीति का आरंभ किया, साम्राज्यवादी नीति का आरंभ किया। इसने भारत में साम्राज्यवादी नीति का आरंभ किया। इसने 1510 एडी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। उसने स्थानीय स्त्रियों से उसने कहा कि जो पुर्तगाली लोग हैं, पुर्तगाली पुरुष हैं, वो क्या करें कि यहाँ के लोकल लोगों से शादी करें, ठीक है, ताकि पुर्तगालियों की शक्ति बढ़ सके, है ना। उसने स्थानीय स्त्रियों से, देखिए बहुत बड़ी जीत है ये। बीजापुर की जो आदिल शाही थी उस समय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था आदिल शाह, लेकिन उसको पराजित कर पाना ये दिखाता है कि इसकी सैन्य नेतृत्व सर्वाधिक अच्छा था। तो बीजापुर से आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। गोवा बाद तक बना रहा है, आज़ादी के बाद मार के खदेड़ के भगाना पड़ा है इन्हें कि अब चले जाओ। बोले नहीं, लड़ाई लड़ी थी, जीत के लिया था, बोले नहीं अब हम भी लड़के लेंगे। तो हमने पुलिस कार्रवाई की थी गोवा में बाकायदा। फिर गोवा कहीं जाके पुर्तगालियों से मिला। फ्रांसीसी तो हंसते हंसते चले गए, तभी फ्रांस और भारत के संबंध कितने अच्छे हैं। पुर्तगालियों को जाने में थोड़ा टाइम लगा, जा ही नहीं रहे थे, है ना।
फिर जब मेहमान घर से नहीं जाता ना तो फिर इसके बाद उसको बच्चों से, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे बोला जाता है अंकल से पूछो कब जा रहे हैं। तो बच्चे जो है टाइम टेबल पूछते हैं अंकल जा रहे हो क्या। फिर इसके बाद बैग उनका उठा के बाहर तक रखाते हैं बच्चे, फिर वो उठा के अंदर रखते हैं, अरे ये बड़ा शरारती है, ये नहीं रहने। वैसे ही हुआ इनके साथ। ठीक है। आए थे सर एक बार, एक मेहमान वो डायरी में गाँव से आए थे, पापा ने कहा यार पिक्चर आती है अतिथि तुम कब जाओगे, जब भी आओ दिखा दो अतिथि तुम कब। हाँ हाँ वो सही, वो उसी देखने के बाद चले गए। उनके अंदर बार दिखाना पड़ा ना कई बार। कई बार दिखाया आपने, पहली बार में समझ नहीं आई। ऐसे अतिथि खतरनाक हो जाते हैं, खुद भी दुखी होते हैं, दूसरे को भी करते हैं। आज के टाइम पे अतिथि बहुत खतरनाक चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं आते मोदी जी तो हर जगह अतिथि बन के जा रहे हैं। वो अलग है, वो चले भी तो आते हैं, वो वाले अतिथि। आपके घर में एक ऐसा अतिथि आए जो आपको 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए दे के जाए, तो आप तो रोज़ बुलाओगे कि भैया आज आए नहीं, फ़ोन करके बुलाओगे। एक आदमी अपॉइंट करा दोगे, पहले उसे फ़ोन करके बुलाओ। मोदी जी जिस देश में जाते हैं उस देश का कितना फ़ायदा होता है आपको पता है? ठीक है, कितनी बड़ी बड़ी डील्स करके आते हैं, वो तो उनके लिए फ़ायदा है। वो तो बुलाते हैं कि प्रभु आप आ जाओ, इतना बड़ा मार्केट है इंडिया, है ना। तो वो तो ऐसे लोग यदि आने लगे घर में तो हम रोज़ बुलाएं कि हमारे ही घर में रहो और कहीं क्यों जा रहे हो। यही तो होता है, माता पिता के पास जब तक संपत्ति होती है, बड़ा बेटा कहता नहीं मेरे साथ रहेगा, छोटा कहता नहीं मेरे साथ रहेगा, युद्ध हो जाता है। और जिस दिन उनका बैंक अकाउंट खाली, छोटे को भी बड़ा लोग कहता है कि ये खांसी हो गई, बहुत परेशान करता है, छोटा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, मैं सो नहीं पा रहा, डिप्रेशन में चला गया, ऐसा भी बात बोल देते हैं, है ना। तो ये सब बैंक अकाउंट की भी बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है धन संपत्ति। बुढ़ाते दर की कुछ नहीं काम आता, हाथ पाँव सब तो, अपना शरीर धोखा दे जाता है, सिर्फ एक ही काम आता है पैसा। पैसा हुआ तो अच्छे सुख साधन से जी लोगे, नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी कमा रहे हैं बुढ़ाती के लिए, अभी के लिए कुछ नहीं, अभी तो बहुत पेट पल जाएगा, हो जाएगा, लेकिन बुढ़ापे में कौन करेगा। पैसा ही, उसी को देख के सब, ठीक है। और कुछ भी नहीं हो तो एक ऐसा बक्सा बनाइएगा जिसका चाबी आप ही के पास रहे, ताला उसमें ऐसा वाला लगाओ कि लगे कि मरकुस तो है इस बक्से में, और उसे बाहर ही रखो। चलो नेक्स्ट है अल्बुकर्क, इसके बारे में, बीजापुर से गोवा जीत लिया। हाँ, स्थानीय स्त्रियों से विवाह करने पर जोर देकर सांस्कृतिक स्तर पर साम्राज्यवाद को आधार देने की नीति अपनाई। सांस्कृतिक स्तर पर साम्राज्यवाद को आधार देने की नीति अपनाई तथा मुस्लिमों के प्रति अत्यंत वैमनस्य की नीति अपनाई। मुस्लिमों के प्रति अत्यंत वैमनस्य की नीति अपनाई। वैमनस्य मतलब कटुतापूर्ण, सहिष्णु नहीं था। अल्बुकर्क के विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। हिंदू शासक था, इसलिए बहुत ही महान शासक था। देखिए हम लोग अपने इतिहास में बहुत लोगों को भूल गए। हमने कभी भी, हम इतने मुग़ल साम्राज्य की बात करते हैं, हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछ लूँ तो आप एक लाइन नहीं बता पाएंगे। ठीक है, बहुत गौरवशाली इतिहास रहा कृष्णदेव राय का। पढ़ेंगे, पढ़ाऊँगा मैं, शायद जानेंगे उसके बाद। हाँ, वैमनस्य मतलब कटुतापूर्ण। अल्बुकर्क के विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली क्षेत्रों में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। अब इसका उद्देश्य बहुत दूषित था, मैं सच बताऊं तो आपको, उद्देश्य बहुत दूषित था। अब मैं इसका सीन खोल ही देता हूं। ये कोई बहुत सकारात्मक नहीं था। सती प्रथा पर पाबंदी लगा देना कोई बहुत सकारात्मक नहीं था। मैं थोड़ा वास्तविकता में प्रकाश यहाँ पे डाल के चलूँगा, क्योंकि इतिहास में जहाँ जहाँ पे अंधेरा है। देखो तो वास्तव में क्या होता था, हमारे यहाँ पे युद्ध में मैंने हमेशा कहा कि स्त्रियों का शोषण हुआ है। स्त्रियों को ले जाया जाता था हरम में, उनका यौन शोषण होता था, सिंपल सी बात। ठीक है,
सती प्रथा में क्या होता था, यदि कोई पति मर जाता था स्त्री जल जाती थी। ठीक है, पुर्तगाली चाहते थे, पुर्तगालियों ने सती प्रथा इसलिए बंद की थी, इनका उद्देश्य दूषित था। अंग्रेजों ने जो सती प्रथा बंद की वो एक तरीके से कानून के आधार पे थी। इनको ये लग रहा था कि इसके पति के मरने के बाद उसका उपभोग वो खुद करेंगे। ठीक है, उस उद्देश्य से उन्होंने सती प्रथा पे पाबंदी लगा दी कि इसमें तो महिलाएं मर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं पे ये जो है कलुषित नीति से इन्होंने, लेकिन फिर भी यदि कभी ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले भारत में सती प्रथा किसने ख़त्म की, तो पुर्तगाली ख़त्म करने में आता है, पुर्तगालियों का नाम आता है। ठीक है, तो अल्बुकर्क ने पुर्तगाली क्षेत्रों में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। अभी आमतौर पे इतिहास इन विषयों पे मौन है, इतिहास इन सब विषयों पे मौन है। आप जब बहुत डिटेल से अच्छी किताबें पढ़ोगे तो उनमें ये सब विषयों में प्रकाश मिलेगा। ठीक है, आमतौर पे आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जहाँ पे लगेगा कि मैं कुछ बताऊँ तो बता दूँगा। इसने मलक्का जानते हैं कहाँ पे पड़ता है, मलक्का जल संधि, है ना। ये जो मलाया प्रायद्वीप है, मलाया पेनिनसुला जो सिंगापुर वाला क्षेत्र है, वहीं पर है मलक्का जल संधि। मलक्का को 1911 एडी में होर्मुज जल संधि, सभी जल संधियाँ बता चुका हूँ। होर्मुज जल संधि 1515 एडी में, 1515 एडी में दमन जानते हैं किसकी राजधानी है, द्वीप की दमन, राजौरी, दाभोल आदि पर विजय प्राप्त की, दाभोल आदि पर विजय प्राप्त की। 1515 एडी में इसकी गोवा में मृत्यु हो गई, वहीं इसे दफना दिया गया। 1515 एडी में इसकी गोवा में मृत्यु हो गई, वहीं इसे दफना दिया गया। नेक्स्ट पर्सन है नीनो डी कुन्हा। नेक्स्ट है, अब आएगा नीनो डी कुन्हा। लिखना पड़ेगा क्या, ये इतना आसान है। नीनो डी कुन्हा, इसमें ये वाला डी मत बना लेना, ये नहीं बनाना है, वो हिंदी में ही लिखो, जो भी पूरा लिख रहा हो पूरा हिंदी में। ठीक है, 1530 एडी में इसने कोचीन के बदले गोवा को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। इसने कोचीन के बदले पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा को बनाया। इसके काल में पुर्तगालियों ने सतगांव, हुगली, यानी ये बंगाल में आ गए, कोलकाता वाले रीजन में, सतगांव, हुगली, चटगांव, दक्षिण पूर्व में सेंट थोमी, पश्चिम में चौल, सेंट थोमी, पश्चिम में चौल, द्वीप, बेसिन, केग्रानौर आदि क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। बेसिन, केग्रानौर आदि क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ, गुजरात के शासक, उस समय गुजरात का शासक बहादुर शाह था, और इस समय आपको शायद पता हो, इसी समय बाबर भी आ चुका था 1530 में, है ना। और हुमायूं उसका बेटा, 1530 में तो बाबर चला जाता है इस धरती को छोड़ के, उसका बेटा बनता है हुमायूं शासक। तो मुग़ल साम्राज्य चल रहा था, गुजरात में बहादुर शाह का शासन था। ठीक है, तो गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ इसके संबंध को 2 चरणों में बांटा जाता है। 2 चरणों में गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ इसका संबंध हम देखते हैं। ये 2 चरण क्या हैं? पहले चरण में बहादुर शाह ने तुर्कों से सहयोग मांगा। पहले चरण में बहादुर शाह ने तुर्कों से सहयोग मांगा।
तुर्की से सुलेमान रईस की अध्यक्षता में जहाजी बेड़ा आया। तुर्की से सुलेमान रईस की अध्यक्षता में जहाजी बेड़ा आया। प्रसिद्ध तोपची रूमी खां इस बेड़े में था। 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 इस बेड़े ने पुर्तगालियों को हराया। इस बेड़े ने पुर्तगालियों को हराया। इस बेड़े ने पुर्तगालियों को हराया। इसी बीच गुजरात पर हुमायूं के आक्रमण के मद्देनज़र बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से संधि कर ली। इसी बीच हुमायूं के आक्रमण के मद्देनज़र बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से संधि कर ली। यानी कि सुनिए, नीनो दी कुन्हा इसने पहले बहादुर शाह, गुजरात के शासक बहादुर शाह के खिलाफ अभियान छेड़ा। इसने क्या किया? तुर्की वाले क्षेत्र से मदद मंगाई। सुलेमान रईस मदद लेकर आ गया, लेकिन उसी समय पे हुमायूं का आक्रमण हो गया और हुमायूं के आक्रमण के कारण से इसने क्या किया? पुर्तगालियों से संधि कर ली। सोचा कि कई जगह, भाई कई मोर्चों पे यदि कोई शासक लड़ रहा होगा तो कैसे जीत पाएगा, क्योंकि उस समय मुगल शासक बहुत महत्वपूर्ण था, मुगल शासक बहुत शक्तिशाली था और हार भी जाएगा, ये हुमायूं से पराजित होगा। ठीक है, तो इसने क्या कर लिया? संधि कर लिया, जिसके अनुसार बेसीन पुर्तगालियों को दे दिया गया। बेसीन पुर्तगालियों को दे दिया गया तथा द्वीप में किलाबंदी की अनुमति दे दी गई। तथा द्वीप में किलाबंदियों की अनुमति दे दी गई। उन्होंने शर्तें रखी, द्वीप में किलाबंदी की अनुमति दे दी गई। नेक्स्ट है द्वितीय चरण। ये हो गया पहला चरण। दूसरा चरण, हुमायूं की वापसी के बाद, हुमायूं की वापसी के बाद सुलेमान पाशा के नेतृत्व में एक बेड़ा आया। कहाँ से? तुर्की से। सुलेमान पाशा के नेतृत्व में एक बेड़ा आया। सुलेमान पाशा के नेतृत्व में एक बेड़ा आया। किंतु 1537 एडी में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा से, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा से बातचीत के दौरान हुई झड़प में गुजरात का शासक बहादुर शाह जहाज से गिरकर डूब गया। बातचीत कर रहे थे, बातचीत झड़प में तब्दील हो गई। बहादुर शाह गिर गया समुद्र में, डूब गया और मर भी गया। समस्या का समाधान खत्म। द्वीप बंदरगाह का कप्तान मैनुअल डिसूजा भी मारा गया। द्वीप बंदरगाह का कप्तान मैनुअल डिसूजा, ये पुर्तगाली था। मैनुअल डिसूजा, ये मत सोचिएगा कि ये भारतीय है कोई। मैनुअल डिसूजा भी मारा गया। (1538 एडी में अदन पर तुर्की प्रभाव स्थापित हो गया। अदन पर तुर्की प्रभाव स्थापित हो गया। ये हो गया आपका नीनो डी कुन्हा। इसके बाद नेक्स्ट पर्सन आता है जुआ द कास्त्रो।
नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। नेक्स्ट पर्सन आता है जुआ द कास्त्रो, जुआ द कास्त्रो। जुआ द कास्त्रो को हम लोग एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद करेंगे, ठीक है।